हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किल बिल वॉल्यूम 2 को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम बेatrix होता है। इस पूरी कहानी में हमें सिर्फ बेatrix की ही कहानी दिखाई गई है और हमें दिखाया गया है बेatrix के बलिदान की कहानी। वह जैसे ही चर्च के अंदर आती है तो वहाँ पर देखती है एक आदमी बैठा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है, यानी कि यह कोई विलन होता है। इस बात का बेatrix को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। वह अपने काम में लगातार आगे बढ़ रही होती है, तभी वह चर्च से बाहर आती है और उसके बाद वह आके बिल से मिलती है। बिल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वह बेatrix से बातें करता है और धीमे धीमे उसके काफ़ी करीब आ जाता है। बेatrix भी बिल के काफ़ी नज़दीक आती है और धीमे धीमे वो लोग बात करते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर बेatrix का मंगेतर आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन वह जाने से पहले एक बार बिल से बात करती है और फिर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। बहुत साल बाद हमें दिखाया जाता है उसी बिल नाम के आदमी को। वह एक आदमी से मदद मांगने आया होता है जिसका नाम एल होता है। एल एक बहुत ही बड़ा गुंडा है। वह पैसे लेकर लोगों का कत्ल करता है और बिल भी इसीलिए उसके पास आया होता है। वो किसी की सुपारी उसको देता है पर हमें नहीं पता चलता वह कौन है। सुपारी लेने के बाद एल क्लब के अंदर जाता है जहाँ पर वह अपने कई दोस्तों से मिलता है। वहाँ पर उसके दोस्तों से बातें करता है और उनसे कहता है कि मैं जल्द ही अपना सारा बकाया चुका दूंगा क्योंकि मुझे जल्द ही बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। यह सुनकर क्लब मेंबर काफ़ी खुश होते हैं। तभी क्लब के अंदर एक लड़की आती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। एल उसे देखकर पागल सा हो जाता है और फिर वह अपने घर लौट जाता है। तभी हम देखते हैं रात में लड़की उसे मारने के लिए आई होती है और इस बात का एल को पहले से पता होता है। वह गन लेकर सीधे दरवाजे के बाहर बैठा होता है। जैसे ही बेatrix अंदर एंटर करती है तो वह उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन यह गोलियां जान लेने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेहोश करती हैं। इस वजह से बेatrix मरती तो नहीं, लेकिन उसे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बेatrix को पकड़ने के बाद एयर एली के पास कॉल करता है जो उसकी बॉस है। उसने ही इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है इसे पकड़ने के लिए। एयल जब एली से बात कर रहा होता है तो एली उससे कहती है कि बेatrix को इतनी दर्दनाक मौत देनी है कि उसकी रूह ही कांप जाए। यह सुनने के बाद एयल कहता है कि हाँ बिल्कुल ही ऐसा होगा। वह बेatrix को जिंदा ही दफन करने की सोच रहा था। वह बेatrix को पहले बेहोशी के कुछ इंजेक्शन देता है ताकि वह बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे और फिर एक ज़मीन के अंदर बहुत ही बड़ा गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुदवाने के बाद वह उसे खींच कर ले जाकर उस गड्ढे के अंदर डालने वाला होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि इसी गड्ढे से बाहर आ गए, तो इसलिए वो लोग पहले उसे संदूक के अंदर डालते हैं और फिर संदूक को कीड़े ठोक कर बंद कर देते हैं ताकि ये लड़की कभी भी ज़िंदगी में बाहर ना निकल पाए। इतना करने के बाद वह उसे ले जाकर उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। अब बेatrix इस गड्ढे के अंदर अकेली होती है, वो भी एक संदूक के अंदर बंद होती है और वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी वह सपने में देख रही होती है कि उसके डैड के साथ वह कितनी खुश रहती थी। उसके डैड बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाते थे। बेatrix ख्वाब में ही अपने डैड के साथ बातें कर रही होती है और ऐसा बहुत देर तक चलता है। तभी हम देखते हैं नशीन में उसके डैड उसे ले जाकर एक पहाड़ों पर छोड़ देते हैं और साथ ही साथ उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सालों तक रहकर अच्छे से ट्रेंड होना है। बेatrix भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि डैड उसके भला चाहते थे उसके लिए। तभी वह पहाड़ों पर चढ़कर जाती है तो वहाँ पर एक साधु बैठा होता है। वह काफ़ी अच्छा कुंफू मास्टर होता है। बेatrix को उससे शिक्षा लेनी थी ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके, लेकिन वह साधु उसे सिखाने से बिल्कुल इनकार कर देता है और उससे कहता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है तो मुझे दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि बेatrix एक तलवार उठा लेती है और वह उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन कमाल की बात होती है कि वह उस बूढ़े साधु को एक बार टच भी नहीं कर पाती है। लेकिन साधु बेatrix को बहुत बार टच करता है और उसे बार बार उठाकर पटक देता है। यह देखने के बाद बेatrix काफ़ी घबरा जाती है। वह साधु उसे जान से मारने ही वाला होता है कि इससे पहले वह अपने डैड का नाम बता देती है, जिसकी वजह से वह साधु उसे सिखाने के लिए कहता है। बेatrix यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह साधु उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने हाथों को मजबूत करना होगा। इसी ट्रेनिंग के साथ बेatrix कई सालों तक लगातार ट्रेनिंग करते रहती है और धीमे धीमे वह एक फौलाद बन जाती है। जब वह पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो वह साधु से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो।
फिर हम देखते हैं बैट्रिक्स को, जो अभी तक उसी गड्ढे के अंदर बंद होती है और उसे अपनी ट्रेनिंग याद आ जाती है। ट्रेनिंग के याद आने के बाद वह अपने हाथ पैरों को फिर से मजबूत करती है और उस गड्ढे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। बहुत देर लगातार मुक्का मारने के बाद आखिर में वह बॉक्स टूट जाता है, लेकिन उसके हाथ में काफ़ी चोटें लग जाती हैं। बैट्रिक्स के मन की खुशी में एली एल के पास जा रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि बैट्रिक्स अब जिंदा है। बैट्रिक्स भी अपने रास्ते में अकेले निकल पड़ती है। इधर एली एल के ठिकाने पर सही सलामत पहुंच जाती है और वह एल से कहती है, मुझे वह तलवार दिखाओ। यह तलवार उसी बूढ़े इंसान ने बनाई होती है जो पहाड़ों पर कई सालों से रह रहा था, और इस तलवार में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि यह किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकती है। इसलिए इस तलवार की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और यह तलवार बैट्रिक्स की ही होती है। जैसे ही एली से पैसे लेकर गिनने वाला होता है तो एली उस पैसों में सांप छिपा कर लाई होती है। जैसे ही एल बैग को खोलता है तो वह सांप निकलकर एल को काट लेता है और वह बुरी तरीके से तड़प कर मर जाता है। सारे पैसे वापस से एली अपने बैग में भर लेती है और साथ ही वह तलवार को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी। वह अपने बॉस को कॉल करती है कि उसे तलवार मिल गई है। जैसे ही बाहर जाने वाली होती है कि बाहर से बैट्रिक्स आती है और उसे एक शानदार पंच पड़ता है। फिर दोनों में आपस में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों कुंफू मास्टर थी, इसलिए दोनों में लगातार युद्ध होते रहता है। दोनों के पास अब होंजो तलवार थी जिसमें असीम शक्तियाँ थीं। लेकिन तभी एली बैट्रिक्स से कहती है कि मैंने उस साधु को बहुत ही बुरी तरीके से तड़फा कर मार दिया है। यह सुनकर बैट्रिक्स का गुस्सा हाई लेवल हो जाता है और वह उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और फिर वह हमेशा की लड़ाई छोड़कर अपने घर को लौट जाती है, जहां पर उसका एक परिवार होता है और वह उन्हीं के पास रहने के लिए जाती है। लेकिन उससे पहले वह अपने कई दोस्तों से मिलती है और शानदार पार्टियां करती है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। फिर वह अपने घर आखिर में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी एक सुंदर बेटी होती है जिसका नाम किटी होता है। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करती है तो देखती है उसके डैड किटी के साथ खेल रहे हैं। किटी उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और वह मरने के नाटक करती है, यानी कि उसे किटी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों आपस में मिलते हैं। किटी कहती है, आप मुझे छोड़कर मत जाना मॉम, मैं आपके साथ हमेशा यहीं पर साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर बैट्रिक्स कहती है, हाँ मैं अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं हमेशा के लिए लौट कर आ गई हूँ। ऐसा सुनने के बाद उसके डैड को उस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन वह कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर हमेशा के लिए लौट आई हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तभी वह रात में अचानक से जगती है और नीचे आकर देखती है तो उसके डैड वही होंजो तलवार लिए होते हैं, यानी कि उसके डैड भी कुंफू मास्टर हैं। उन्होंने बैट्रिक्स को उस बूढ़े इंसान के पास इसीलिए भेजा था ताकि वह वहां से तलवार ला सके, और जैसे ही तलवार उसके हाथ लगती है तो वह अपने बेटे से कहता है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे यह तलवार दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से लौट जाऊँगा। बैट्रिक्स करती भी क्या भला, उसके हाथ में वह तलवार थी और वह अपने डैड को मार नहीं सकती थी, इसलिए वह उसे तलवार देकर भेज देती है। तभी बैट्रिक्स को मारने के लिए एक और लड़की आती है जो चाइनीज़ होती है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तलवार थी, लेकिन वह होंजो तलवार को ढूंढ रही होती है। तभी बैट्रिक्स कहती है कि होंजो तलवार अब मेरे पास नहीं है, लेकिन वह लड़की एक दूसरी होंजो तलवार के लिए आई थी जो एल के पास थी और बैट्रिक्स उसे अपने साथ ले आई थी। लेकिन बैट्रिक्स साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास कोई भी ऐसी तलवार नहीं बची है जो मैं तुम्हें दे सकूं, मेरे डैड ने वो मुझसे चोरी कर ली है। यह सुनकर वो लड़की वहां से आसानी से लौट जाती है और लास्ट में वह फिर से अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे पास एक और तलवार है, लेकिन उसके डैड को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो दोनों आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं और तभी दोनों के पास होंजो तलवार बाहर निकल कर आती है। वह अपने डैड को हमेशा के लिए जान से मार देती है। मरते ही फिर उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन बैट्रिक्स कहती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी आपकी जान लेनी पड़ी। यह कहने के बाद वहाँ से वह अपने घर को लौट आती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोती है क्योंकि उसने अपने डैड को मार दिया था। लास्ट में हम देखते हैं सारे पुलिस वाले आकर उसकी डैड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।